Welcome to our channel 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यश हुसैनी बीएससी सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। कल की क्लास में हमने मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम के बारे में पढ़ा था और उसको हमने प्रूव किया था ना। आज हम क्या करते हैं, उस पर न्यूमेरिकल देखते हैं ना। तो देखो, मैं एक न्यूमेरिकल लेता हूँ और ये जो न्यूमेरिकल है उसमें क्या दिया है कि ये कोई हमारे पास सर्किट दे रखा है ना। दिए गए परिपथ के लिए लोड प्रतिबाधा क्या है, ZL है, क्या होगी, ZL की वैल्यू को फाइंड आउट करवा रहा है। यदि स्रोत तथा स्रोत द्वारा लोड को अधिकतम शक्ति प्रदान की जाती है, स्रोत जो है ना, सोर्स जो है ना, वो अधिकतम शक्ति देगा किसको, लोड को। यदि आवृत्ति 300 हर्ट्ज हो तो लोड प्रतिबाधा के घटकों के मान भी ज्ञात कीजिए। कंपोनेंट क्या होते हैं, देखो जो लोड में कंपोनेंट होते हैं ना, वो हो सकता है या तो प्रतिरोध रेजिस्टेंस हो सकता है, कैपेसिटर यानी संधारित्र हो सकता है, और इंडक्टेंस यानी प्रेरकत्व हो सकता है ना। ये तीन चीज़ें होती हैं हमारे पास लोड में। अब इनमें से क्या क्या होंगी यहाँ पर वो देखना है ना। तो सबसे पहले देखो, क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर ZS दिया हुआ है। ZS क्या है हमारे पास, स्रोत की प्रतिबाधा है, सोर्स इम्पीडेंस है, स्रोत प्रतिबाधा सोर्स इम्पीडेंस है, ठीक है। इसको हम ZS से रिप्रेजेंट करते हैं। कितनी वैल्यू दी है, 120 + 50 आयोटा। क्लियर है ये वाली बात। अब आपसे क्या पूछ रहा है, लोड। तो देखो, लोड इम्पीडेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, लोड प्रतिबाधा ZL की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। कल की क्लास में जब हमने मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम पढ़ी थी तो मैंने आपको बताया था कि जो सोर्स होता है ना, स्रोत जो होता है ना, वो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र करता है, डिलीवर करता है किसको, लोड को। मैक्सिमम अधिकतम शक्ति देता है किसको, लोड को। कब, जब लोड इम्पीडेंस यानी लोड प्रतिबाधा और स्रोत की प्रतिबाधा दोनों क्या हो, कंजुगेट हो, संयुग्मी हो, ठीक है। तो कंजुगेट ही बनाना है आपको और कुछ नहीं करना। देखो यहाँ आपके पास स्रोत प्रतिबाधा दे रही कि अब लोड प्रतिबाधा कैसे ज्ञात करोगे, इसका कंजुगेट ले लो बस, तभी तो मैक्सिमम पावर क्या होती है, डिलीवर होती है। तो इसको क्या लिखोगे, 120 और प्लस कीजिए नेगेटिव, और ये आ जाएगा 50। तो ये किसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, लोड प्रतिबाधा, लोड इम्पीडेंस की वैल्यू। अब देखो, मैंने कल आपको फॉर्म बताई थी, ये जो लोड होता है ना, लोड ZL = इसमें हमारे पास क्या होती है, दो चीज़ हो सकती है ना। और वो किस फॉर्म में बताया था मैंने, RL + आयोटा XL। ये RL मैंने बताया था रेजिस्टेंस होता है हमारे पास, यानी कि क्या, प्रतिरोध होता है। और ये XL मैंने बताया था क्या, रिएक्टेंस यानी क्या, प्रतिघात, ठीक है। प्रतिघात किसका होता है हमारे पास, मैंने आपको ये भी बताया था, संधारित्र यानी कैपेसिटर। रिएक्टेंस किसका होता है, संधारित्र यानी कैपेसिटर। और इंडक्टेंस यानी प्रेरकत्व का होता है। फिर देखो, ये तो XL लोड को रिप्रेजेंट करता है ना। 12th क्लास में हमने क्या पढ़ा था, जैसे संधारित्र होता है, कैपेसिटर होता है, और ये L और ये क्या, C। इसका जो रिएक्टेंस होता है ना, प्रतिघात होता है, वो क्या होता है, XC = 1/ωc होता है। क्लियर है, ये तो याद रखना पड़ेंगे, यहाँ पर अभी है नहीं है। और इसके लिए XL = क्या होता है, ωL होता है। ये कहाँ पढ़ चुके हैं हम, 12th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो हमें घटक के इसने बोला है कि आपको क्या करना है, प्रतिबाधा जो है यानी इम्पीडेंस जो है, इनके आपको क्या फाइंड आउट करने हैं, कंपोनेंट, घटक फाइंड आउट करने हैं। तो घटक की मतलब होता है, अगर C है तो C की वैल्यू फाइंड आउट करो, R है तो R की वैल्यू फाइंड आउट करो, और L है तो L की वैल्यू फाइंड आउट करो, वही इस लोड में।
क्लियर है? तो देखो ये जब फॉर्म आप देखते हो ना, RL तो यहाँ सीधा सीधा मिल रहा है, यानी कि इसमें आपके पास प्रतिरोध घटक क्या होगा, ठीक है, इसमें आपके पास क्या होगा, प्रतिरोध घटक क्या होगा, लोड का प्रतिरोध घटक कितना होगा, 120 ओम, यानी इसमें 120 ओम का क्या लगा हुआ है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है। अब देखो सेकंड बात, और आप ये ध्यान से रखना, ये नेगेटिव और ये आयोटा आ जाए, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आप एमएससी की क्लास में पढ़ोगे, ये रिप्रेजेंट करता है किसको, धारतीय को, कैपेसिटेंस को रिप्रेजेंट करता है ये, है ना, यानी कि किसको, एक्सी को रिप्रेजेंट करता है ये, किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्सी को। तो एक्सी की जो वैल्यू है ना वो कितनी है, ये देखो कितनी है, ये 50 है। क्लियर है? ये कौन सा है हमारे पास, प्रतिघात घटक है, रिएक्टेंस घटक है, और रिएक्टेंस यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, कैपेसिटर, ठीक है, कैपेसिटेंस। एक्सी की वैल्यू ये होती है हमारे पास क्या, 1/ωc, आर तो मिल ही गया हमारे पास, और 50। अब बस यहाँ पर क्या और लगा हुआ है, सी को देख के पहचान जाना आप, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, ये लोड जो है ना, एक तो रेजिस्टेंस से मिलकर बना है और दूसरा किससे, सी से, आर और सी से। तो सी की वैल्यू और फाइंड आउट करनी है। तो देखो सी की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करोगे आप, यहाँ से 1/c की वैल्यू निकालेंगे, 1/c ओमेगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा ओमेगा इनटू क्या, 50। अब ओमेगा की वैल्यू आपने 12th क्लास में पढ़ी है, क्या होता है, 2πf, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी है ना। तो 1/c इज इक्वल टू 2πf इंटू क्या, 50, और उल्टा कर दो, इसको इन्वर्स कर दो, तो ये आएगा c की वैल्यू, c इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2πf इंटू कितना, 50। तो c इज इक्वल टू 1/2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है, 3.14 इंटू एफ की वैल्यू कितनी है, 300 इंटू कितनी आ गई, 50 आ गई। तो ये हमने c की वैल्यू इसमें रख दी। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो कितना आएगा, 10.61 इंटू 10⁻⁻6 फैराड। तो ये कौन सा कंपोनेंट आ गया, सी वाला आ गया। अगर मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम पर यूनिवर्सिटी में कोई क्वेश्चन आएगा अकॉर्डिंग टू मी, तो यही क्वेश्चन एग्जैक्ट आपको मिलेगा, ये क्वेश्चन ही एग्जैक्ट मिलेगा, ध्यान रखना। और ये क्वेश्चन बहुत बार यूनिवर्सिटी में आया हुआ है, और करना कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, केवल आपको कॉन्जुगेट देखना है, और दूसरा आपके पास ये ध्यान रखना है, ये 50 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रतिघात, रिएक्टेंस कौन सा वाला, एक्सी को, और एक्सी के किसकी प्रतिघात होती है हमारे पास, संधारित्र की, कैपेसिटर की, ठीक है। तो ये किस पर क्वेश्चन है हमारे पास, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पर। आपकी जितनी भी थ्योरम है सिलेबस में सारी की सारी कंप्लीट हो चुकी है, क्लियर है। बुक में आपके न्यूमेरिकल दे रखे हैं, उनको सोल्व कर लेना, हो जाएंगे। अगर आपने सारी क्लास देखी हैं, जो क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में वो सारे के सारे मैंने लगभग करा दिए हैं। एक क्वेश्चन और रह रहा था, वो रेसिप्रोसिटी थ्योरम पर है, जो कि आया हुआ है, इजी है, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंजेस है, इसलिए वो मैं आपको आज की क्लास में करा देता हूँ ना। तो देखो क्वेश्चन क्या है, इसको एज इट इज़ नोट कर लेना है, आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम का अगर कोई क्वेश्चन आएगा मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम पर, तो 99% यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो क्वेश्चन क्या है कि प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है या सिद्ध करना है क्या, पारंपरिकता प्रमेय, ठीक है, पारस्परिकता, रेसिप्रोसिटी थ्योरम, रेसिप्रोसिटी थ्योरम कराया था मैंने एक बार, है ना। रेसिप्रोसिटी थ्योरम को आपको क्या कराना है, प्रूव करना है, क्लियर है। और इसमें एक
कंडीशन और दे रखी है क्या कि यदि एमीटर, एमीटर क्या होता है, एमीटर वो होता है जो कि जिसकी हेल्प से हम करंट को मेज़र करते हैं ना, वो क्या है, एमीटर है हमारे पास। तो यदि एमीटर का प्रतिरोध क्या हो, नगण्य हो, नेग्लिजिबल हो, मतलब एमीटर का रेजिस्टेंस ना हो। ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें आपको एमीटर जो है उसका रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, नेग्लिजिबल, यानी कि क्या 0 ही मान सकते हैं। 10 ओम दे रखा है, यहाँ पर 6 ओम है, 10 ओम है, यहाँ पर दे रखा है आपके पास कितनी वैल्यू दे रखी है, 30 ओम की वैल्यू दे रखी है। यहाँ आपके पास एक सेल लग रहा है जिसकी वैल्यू कितनी है, 12 वोल्ट की है। और यहाँ आपके पास क्या लग रहा है, एक एमीटर लग रहा है, और इसमें दे रखा है I1 करंट फ्लो हो रही है और इसमें I2 करंट फ्लो हो रही है ना। दोनों में डायरेक्शन क्या है, सेम है। और हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है रेसिप्रोसिटी थ्योरम को प्रूव करना है। अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी में। देखो कैसे प्रूव करते हैं समझना। रेसिप्रोसिटी थ्योरम में क्या करते हैं, देखो 2 कंडीशन होगी है ना, पूरा प्रूव किया है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये 12 वोल्ट का स्रोत है, कंडीशन फर्स्ट। एक बार में ये जैसे मैंने फर्स्ट लिया 6 ओम, क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ कितना है 30 ओम, ये दे रखा है हमारे पास 10 ओम, यहाँ लग रहा है एमीटर और यहाँ लग रहा है 12 वोल्ट और यहाँ करंट फ्लो हो रही है I1 और यहाँ फ्लो हो रही है I2। ठीक है। रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या कहती है कि जब एक लूप में अगर आपके पास वोल्टा स्रोत लग रहा है, वोल्टेज सोर्स लग रहा है, तो दूसरे लूप में हम क्या निकालते हैं, करंट। अगर आपके पास पहले लूप में लग रहा है ना, ये लूप क्या है, ये फर्स्ट है और ये लूप क्या है, सेकंड। अगर फर्स्ट लूप में ये सोर्स लग रहा है ना, तो करंट कौन सी फाइंड आउट करेंगे, सेकंड वाली। और फिर इसी सोर्स को सेकंड लूप में लगाएंगे तो करंट किस में फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट लूप में। पूरा डेरिवेशन किया था तो अभी तो फर्स्ट में लग रहा है ना हमारे पास यहाँ पर, तो I2 की वैल्यू को फाइंड आउट कर लो आप, है ना। तो वही लूप फर्स्ट में आप KVL लगाओ। कितने पॉइंट्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब तो आपको रट गया होगा। देखो यहाँ से स्टार्ट किया, अगर आप करंट की डायरेक्शन में चल रहे हो तो पॉजिटिव लेना है, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो तो नेगेटिव, है ना। यहाँ से स्टार्ट किया, कितना आया -12, फिर इधर गए, करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं +6। और देखो ये रेजिस्टेंस है ना, इसके सापेक्ष आपको क्या निकालना है, वोल्टेज। ओम्स के नियम से निकालोगे ना, V = IR। अब यहाँ करंट कितनी है, 6 ओम के लिए I1 है ना, तो R तो कितना हो गया 6 और करंट कितनी है I1, 6 इंटू क्या I1, इसलिए I1 से गुना करते हैं, ध्यान रखना ये है ना। फिर यहाँ आए, फिर प्लस, अब I1 की डायरेक्शन में हम नीचे आ रहे हैं और जबकि I2 कहाँ जाएगी, ऊपर, तो 30 लिख लिया। तो I1 तो कैसी लेनी है, पॉजिटिव, और I2 ऊपर जा रही है तो नेगेटिव। और फिर ये घूम के यहाँ पर आए, कुल वोल्टाओं का बीजगणितीय योग 0, है ना। एल्जेब्रिक सम, तो इसको सोल्व करते हैं। 6I1 + 30 × I1 - 30 × I2 = 0। ये हो गया 36 कितना I1 - 30 × I2 = कितना 12। इसे दे देते हैं हम क्या, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर हम लूप सेकंड में लगाते हैं। देखो लूप सेकंड में लगाते हैं, KVL लगाओ। लूप ये पॉइंट हैं 4, जो भी पॉइंट लेंगे वहाँ से चल के आना है। देखो यहाँ से चले, हम यहाँ से चले, करंट भी ऐसे फ्लो हो रही है, करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, पॉजिटिव आएगा। ओम्स लॉ क्या कहता है, V = IR। R तो कितना है 10 और करंट कितनी है I2। इसके बाद हम यहाँ आए, अब ये एमीटर है। एमीटर के लिए देखो V = IR, मैंने बोला कि जब हम एमीटर की ओर आ रहे हैं ना, एमीटर का जो रेजिस्टेंस है ना वो नेग्लिजिबल है, नगण्य है, 0 है। अगर रेजिस्टेंस 0 हो गया ना तो I × 0 वोल्टेज क्या होगा इसके लिए, 0। यानी कि ऐसा आप अज्यूम कर लो ये है ही नहीं एमीटर,
कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है ना। तो इसके लिए तो कुछ होगा नहीं, यहाँ से सीधा छोड़ो इसको, यहाँ आओ, ऊपर गए हम। अब किसकी डायरेक्शन में चल रहे हैं, 30 किसकी, I2 जा रही है ऊपर, हम किसकी डायरेक्शन में चल रहे हैं, I2 की डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो I2 तो क्या होगी, पॉजिटिव, I1 कहाँ आ रही है, नीचे, I2 माइनस I1। सेकेंड लूप में चल रहे हैं तो I2 पॉजिटिव ले लो और फर्स्ट को क्या ले लो, नेगेटिव इज इक्वल टू 0। आप जैसे करना चाहो, तो बहुत क्वेश्चन कर लिए इसके है ना। 10I2 प्लस 30I2 माइनस 30I1 इज इक्वल टू 0। और अब सुन लेना, ये आ जाएगा -30 इंटू क्या, I1, 30 इंटू I1 और प्लस 40 इंटू I2 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। अब देखो सोर्स किस में लगा है, सोर्स लगा है लूप फर्स्ट में, तो करंट किसकी फाइंड आउट करेंगे, सेकेंड लूप की। तो I2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो I2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 2 से किसकी वैल्यू निकालता हूँ, I1 की। क्या लिख सकते हैं इसे, 30 इंटू I1 इज इक्वल टू, और इसको इक्वल के बाद लेके गए तो ये 40I2। यहाँ से I1 की वैल्यू आएगी हमारे पास 40/30 इंटू क्या, I2। क्लियर है, ऐसे ही करना है आपको ना। अब इसको किस में रख देता है, रखना है इक्वेशन फर्स्ट में, क्या करने पर, रखने पर, पुट करने पर, और इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो कितना आएगा, 36 इंटू I1 की वैल्यू कितनी है, I1 की वैल्यू है 40/30 इंटू I2 माइनस 30 इंटू I2 इज इक्वल टू क्या, 12। अब इसको सोल्व कर लेते हैं तो I2 की वैल्यू आ जाएगी। तो I2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, देखो इसका एलसीएम लेते हैं हम, कितना आएगा, 30 से 30 कैंसिल, ये बनेगा हमारे पास 6 इंटू 4 24, और ठीक है, इंटू क्या, I2 माइनस 30 को 30 से 900 इंटू I2 इज इक्वल टू 12 ना। तो इसमें से हम इसको लेस करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा ठीक है, इसमें इसको इधर मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा हमारे पास 12 इंटू 3 यानी 360, और इसमें से हम इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं तो I2 तो कहाँ आ जाएगा, बाहर, और ये बनेगा 400 500 यानी ये बनेगा 540 बन जाएगा। ठीक है, और I2 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 360/10 से 10 कैंसिल हो गया, और इसको हम सोल्व करते हैं किससे, 18 से काट देते हैं तो कितना बनेगा, 2/3 एम्पियर बन जाएगा। I2 इज इक्वल टू 18 से काटा 18 से 2 और ये 3, तो I2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 2/3 एम्पियर आ गया। यानी कि जब हमारे पास सोर्स पहले लूप में था तो करंट किस में लगाई थी हमने, दूसरे लूप में। अब सेकंड कंडीशन क्या करनी होगी, देखो यही सर्किट है ना, इसको पहले ऐसा कैसा ले लो, यहाँ कितना है 6 ओम, यहाँ कितना है आपके पास 10 ओम, यहाँ कितना है आपके पास 30 ओम, और यहाँ आपके पास 12 वोल्ट था ना, इसको हटाकर दूसरे लूप में लगाना है, यहाँ लगा दिया हमने क्या 12 वोल्ट, और एमीटर को यहाँ लगा देना है, एमीटर को यहाँ लगा देना है। ये वही लूप क्या है, फर्स्ट है, और ये लूप क्या है, सेकंड है। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें हम क्या करते थे कि जब सेकंड लूप में यहाँ पर करंट मान लो वही I1 डैश कोई सी भी दिशा में, बस दोनों लूप में करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर आप कौन सा विश्लेषण लगा रहे हो, लूप एनालिसिस लगा रहे हो,
तो लूप फर्स्ट में भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, लूप सेकंड में भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब सोर्स किस में लग रहा है आपके पास, सेकेंड लूप में, तो करंट कौन सी फाइंड आउट करेंगे, I1 डैश। जब फर्स्ट लूप में सोर्स लगा होता है, स्रोत लगा होता है, तो सेकेंड के करंट निकालते हैं। जब सेकेंड में सोर्स लगाते हैं तो फिर फर्स्ट में करंट निकालते हैं। तो ये I2 जो होगी ना, ये I1 डैश के क्या होती है, इक्वल होती है। यही हमारे पास क्या होती है, रेसिप्रोसिटी थ्योरम होती है। तो अब इसमें लगा दो, देखो लूप फर्स्ट लगाओ, देखो कितना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, बहुत इजी है ना। अब यहाँ से चलोगे, करंट की डायरेक्शन में चल रहे हो तो कितना आएगा 6, करंट कितनी है I1 डैश। फिर ऐसे घूम के हम इधर नीचे आए, किसकी डायरेक्शन में आ रहे हैं, पहले लूप वाले में, तो प्लस का क्या 30, पॉजिटिव क्या होगी, फर्स्ट लूप में चल रहे हैं तो I1 डैश, और नेगेटिव क्या कर दो, माइनस I2 डैश इज इक्वल टू 0। तो 6 I1 डैश प्लस 30 I1 डैश माइनस 30 I2 डैश इज इक्वल टू 0। और इसको सोल्व करते हैं तो ये बनेगा 36 I1 डैश, 36 I1 डैश माइनस 30 I2 डैश इज इक्वल टू क्या, 0। इक्वेशन नंबर दे देते हैं हम, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ दे दिए। फिर हम कौन सा देखते हैं, लूप सेकेंड देखते हैं। आप लूप सेकेंड में लगाओ, देखो ये एरिया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ। पहले की वीडियो में खूब सीखा हमने, ये ना यहाँ से स्टार्ट किया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है ना, करंट की डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया, पॉजिटिव लेंगे 10, करंट कितनी है I2, ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई, R को किससे मल्टीप्लाई करना है, R से। फिर इधर आए, कौन सा सीन आ रहा है, देखो ये बड़ा वाला होता है पॉजिटिव, तो प्लस 12 लिखना है। फिर यहाँ आए, कुछ भी नहीं है, फिर ऊपर जा रहे हैं, प्लस का आएगा 30। अब किस कौन से लूप में चल रहे हैं, सेकंड में, तो सेकंड वाले लूप में करंट तो पॉजिटिव लेनी है, और फर्स्ट वाले में क्या लेनी है, नेगेटिव, इज इक्वल टू 0। क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है ना, वो दोनों लूप में आ रहे हैं, जिस लूप में चलो उस वाली को करंट पॉजिटिव ले लेना, दूसरे को नेगेटिव ले लेना। इसको सोल्व करते हैं, 10 इंटू I2 डैश प्लस 12 प्लस 30 I2 डैश माइनस 30 I1 डैश इज इक्वल टू 0। तो इसको सोल्व करते हैं तो ये कितना बनेगा, देखो माइनस 30 I1 डैश, माइनस 30 I1 डैश, और ये I2 और ये I2, ये कितना बनेगा 40 I2 डैश, 40 I2 डैश, और ये 12 है, इसको हम इक्वल के बाद ले जाते हैं, माइनस 30 I1 डैश, 30 I1 डैश, और 10 प्लस 30 40 I2 डैश, और 12 उधर जाएगा माइनस, माइनस से हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो 30 I1 डैश माइनस 40 I2 डैश इज इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें किसकी वैल्यू, सोर्स किस में लगा हुआ है, सेकेंड में, तो करंट किस में फाइंड आउट करनी है, फर्स्ट में, तो I1 डैश की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो इसमें मैं क्या करता हूँ, अब ये मैथ के अकॉर्डिंग सोल्व कर लो जैसे आपको सरल लगे, है ना। तो इक्वेशन 4 से, क्योंकि I1 डैश की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, I2 डैश की वैल्यू निकालें, कैसे लिख सकते हैं, 36 I1 डैश इज इक्वल टू 30 I2 डैश, और यहाँ से आप किसकी वैल्यू निकाल लो, I2 डैश की, क्या आएगी I2 डैश की, 36 अपॉन 30 इंटू I1 डैश, किस में रखने पर, 2 में रखने पर, और इसमें रखोगे तो क्या बनेगा, देखो क्या बनेगा, 30 इंटू I1 डैश माइनस 40 इंटू I2 डैश की वैल्यू कितनी है, 36 अपॉन 30 I1 डैश इज इक्वल टू 12। और इसको जब आप सोल्व करोगे तो I1 डैश की जो वैल्यू आएगी ना, वो यही आएगी, सोल्व कर लेना, 2/3 एम्पियर। ठीक है, पूरा सोल्व कर दिया, ये दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। क्लियर है ये वाली बात। अब जब फर्स्ट लूप में थे तो सेकंड में करंट निकाल ली, जब सेकंड लूप में हमने सोर्स लगाया तो फर्स्ट लूप में करंट निकाल ली।
तो ये दोनों करंट क्या आई, इक्वल आई, यानी I2 इज इक्वल टू क्या आई, I1 डैश। यही कौन सी थ्योरम होती है, रेसिप्रोसिटी थ्योरम होती है, पारस्परिकता प्रमेय होती है। क्लियर है। तो ये न्यूमेरिकल आया हुआ है, इसमें तो मैं कुछ भी नहीं किया, आप क्वेश्चन देखते ही कर सकते थे, बस एमीटर हटा देना है, ना के बराबर है वो तो, है ना। सोर्स पहले लूप में लग रहा है तो दूसरे लूप में करंट निकाल लो, फिर इसी सोर्स को दूसरे में लगा देना, पहले लूप में करंट निकाल लो। ये तो कर चुके हैं, पूरा A to Z डेरिवेशन ही है ये, है ना। तो आपकी जितनी भी थ्योरम थी ना फर्स्ट यूनिट में, वो मैंने करा दी है। इसका सेकेंड पार्ट और बच रहा है, पीएन संधि, है ना, थोड़ा सा है वो, ज़्यादा 2-3 लेक्चरों में ख़त्म हो जाएगा ना। तो थ्योरम में से क्वेश्चन डेफिनेटली मिल जाएगा और कंप्लीट मिल जाएगा आपको, है ना। अब एक क्वेश्चन तो कंप्लीट कर सकते हो आप आराम से। आज के लिए इतना ही।